अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, लेक्चर में इंटरेस्ट होगा इसलिए आप लोगों ने लगाई है हमारी वीडियो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट लेते हैं ऑस्मोलर इम्बैलेंस। ऑस्मोलर इम्बैलेंस हम किस चीज़ को कहते हैं? आप लोगों ने ऑस्मोलरिटी के बारे में अगर जानना है तो इससे पिछला वाला जो लेक्चर है, जो कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, और जो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट है जो कि पैथोफिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट है, तो उसमें अभी जो न्यू वीडियो अपलोड हो गई है तो वो ऑस्मोलरिटी के बेस पे भी इसमें बहुत सारे बातें हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। हाइपर ऑस्मोलरिटी, अगर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो जाए तो उस दौरान क्या होती है, तो आइए पढ़ते हैं। हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया किस चीज़ को कहते हैं? जब सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। इनसफिशिएंट वाटर इंटेक, इनसफिशिएंट वाटर, अगर हम वाटर इंटेक जो है ना वो अपने मकदार से कम ले रहे हैं तो उस दौरान हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है, जो कि एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ के? हाइपर ऑस्मोलरिटी के। अनेबल टू परसीव अ रिस्पॉन्स टू थर्स्ट, वो पेशेंट जो कि कोमाटोस हो यानी कोमा में चला गया हो, जो कि अनेबल हो कि वो थर्स्ट का रिस्पॉन्स दे के मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो कोमा में जो पेशेंट होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं देते। नथिंग बाय माउथ विदाउट सफिशिएंट IV मेंटेनेंस, वो पेशेंट जिसको ना तो माउथ के ज़रिए से कुछ दिया है और ना ही जो IV इन्फ्यूजन वगैरह, नॉर्मल सेलाइन या नॉर्मल रेक्टाइड कुछ भी नहीं लगा हुआ है। एक्सेसिव वाटर लॉस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो गए हैं तो क्या हो सकती है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, यानी वाटर लॉस किस वजह से हो सकती है? डायपोरेसिस, ज़्यादा स्वीटिंग से, बर्निंग से, हाइपरवेंटिलेशन, वाटरी डायरिया, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि हमने डिस्कस किया कि वो कंडीशन होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होते हैं और प्यास लगता है पेशेंट को। ठीक है, हेड ट्रॉमा, चाहे वो न्यूरोसर्जरी क्यों ना हो। ब्रेन न्यूप्लाज्म, ब्रेन न्यूप्लाज्म का क्या मतलब है? अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए जो कि मैलिग्नेंट हो, ठीक है, तो उस दौरान भी एक्सेसिव वाटर लॉस हो सकती है। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस। सोडियम गेन, अब सोडियम गेन हम किस किस चीज़ से करते हैं? ज़्यादातर वो लोग जो कि सी वाटर पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होते हैं। ठीक है, मेरीन वाटर एनिमल का जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है सेकेंड ईयर में, तो उसमें हमने बताया है कि जो वाटर होते हैं वो सी वाटर जो है ना वो नमकीन होते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोडियम साल्ट, एक्सेसिव, अगर कोई एक्सेसिवली सोडियम साल्ट को यूज़ कर रहे हैं यानी साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। हाइपरटोनिक सेलाइन, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटोनिक सेलाइन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान भी क्या हो सकते हैं? हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया कौन सी कंडीशन को हम कहते हैं? हाइपरनेट्रीमिया को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें सोडियम लेवल जो है ना वो ACF में ज़्यादा हो जाए या प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। इसकी काजेस क्या क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन हो सकती है यानी पानी की कमी, इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसकी लार्ज अमाउंट में हम अगर इंजेक्शन कर ले, इंक्रीज अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, जो अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर ले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो इंक्रीज़ हो जाए इसकी सिक्रीशन तो क्या हो सकती है? हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। अल्डोस्टेरोन की जो सिक्रीशन है वो अगर अपने मकदार से ज़्यादा हो जाए तो तब भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। वाटरी डिप्रेशन, वाटर डिप्रिवेशन, अगर वाटर की कमी आ जाए, एक्सेसिव सोडियम इन डाइट, अगर डाइट में सोडियम बहुत ज़्यादा ले रहे हो। हाइपरटोनिसिटी, यानी जो हाइपरटोनिक कंडीशन होता है तो उसमें अगर ECF में हाइपरटोनिसिटी हो जाए यानी जो बॉडी होती है वो वाटर से फुल हो जाते हैं लेकिन जो सेल होते हैं उसमें डिहाइड्रेशन आ जाती है तो इस दौरान भी ACF में हाइपरटोनिसिटी यानी हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया की अब कुछ साइन एंड सिम्टम्स है हमारे साथ। तो न्यूरोलॉजिक में अगर हम देख ले तो लेथर्जी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी, सीजर एंड कोमा में पेशेंट चला जा सकता है। थर्स्ट भी महसूस हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को प्यास लगी है क्योंकि पानी की कमी आई है। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी जो
क्या है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर की भी हो सकती है, क्योंकि प्यास जो है ना वो पानी जो है ना वो बॉडी में कम हो गई है, सोडियम ज़्यादा हो गई है। फ्लश्ड स्किन हो सकती है, ड्राई एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, रेड टंग, उसकी जो टंग होगी वो बिल्कुल रेड होगी। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग को अगर हम देखें तो सीरम Na पॉजिटिव जो सोडियम है ना उसकी मकदार 145 मिली एक्विवेलेंट से ज़्यादा होगी। ऑस्मोलिडिटी जो है ना वो 295 मिली ऑस्मोल से भी ज़्यादा होगी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बात करें हाइपरनेट्रीमिया, तो हाइपरनेट्रीमिया कैसे होती है? यूजुअली हाइपरनेट्रीमिया रिजल्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। फॉर एग्जांपल, पीपल may लॉस बॉडी फ्लूइड एंड बिकम डिहाइड्रेटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू लिटिल, वॉमिटिंग, डायरिया, डायूरेटिक यूज आर एक्सेसिव स्वीटिंग। तो ज़्यादातर जो होते हैं हाइपरनेट्रीमिया तो वो उस कंडीशन में होते हैं जब एक्सेसिवली वाटर लॉस हो जाए, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाए। ज़्यादातर वो लोग जिसमें फ्लूइड की लॉस आ जाए, जो कि डिहाइड्रेटेड बन जाए, जो कि लिटिल पानी पीते हो, लिटिल ड्रिंकिंग पीते हो, ठीक है, जो भी चाहे जो भी फ्लूइड हो लेकिन वो लिटिल लेते हो, वॉमिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, डायरिया हो, ठीक है, या डायूरेटिक को यूज़ किया है, यानी यूरिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पास आउट हो गए हैं बॉडी से, एक्सेसिव स्वीटिंग हो गया है बॉडी से, तो उस दौरान जो है ना डिहाइड्रेशन हो सकती है। जब डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमारी बॉडी में जो सोडियम की लेवल होती है वो ज़्यादा हो जाती है। पीपल विद डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हाई ब्लड शुगर में हैव एक्सेसिव यूरिन वॉल्यूम। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, यानी जिसका ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होते हैं उसका यूरिन वॉल्यूम बहुत एक्सेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन काज हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपाइटिस में क्या होता है, वो विदाउट हाई ब्लड शुगर पीपल होते हैं लेकिन उसका जो यूरिन वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किडनी डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि उसमें दौरान कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको वाटर से बचाव रखना चाहिए, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होती है, अगर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो वाटर जो है ना वो भी कम हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया टिपिकली काज थर्स्ट, और हाइपरनेट्रीमिया जो है ना वो ज़्यादातर थर्स्ट काज करती है। अच्छा, हाइपरनेट्रीमिया इज मोस्ट कॉमन एमंग एल्डर पीपल। जो ओल्डर पीपल है तो उसमें ज़्यादातर क्या हो सकती है, हाइपोवोलेमिया हो सकती है, और उस वजह से हाइपरनेट्रीमिया काज हो सकती है। अब हमारे साथ है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया अगर जो पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाए अपने नॉर्मल लेवल से, यानी 3.5 के जो पोटेशियम लेवल है उससे कम हो जाए, तो उस दौरान हम रेफर कर सकते हैं इस कंडीशन को कि ये हमारे साथ क्या हो गया है, हाइपोकैलेमिया हो गया है। काजेज़ ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के काजेज़ क्या क्या है, अगर डाइटरी इंटेक में हमारे साथ पोटेशियम का लेवल कम हो जाए, यानी सीरियसली एल हो जाए वो पेशेंट, नथिंग बाय माउथ ले रहा हो, ठीक है, सेवरल डेज विदाउट पोटेशियम सप्लीमेंट एडेड टू आईवी इन्फ्यूजन, या स्टरवेशन हो जाए, या अल्कोहलिज्म हो, वो पेशेंट अल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा पी ले, तो उस दौरान क्या हो सकती है, हाइपोकैलेमिया हो सकती है। GI लॉस। अब GI लॉस में हमारे साथ क्या आ सकता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, अगर वॉमिटिंग हो रही हो तो उस दौरान भी हाइपोकैलेमिया हो सकती है। डायरिया की वजह से भी हाइपोकैलेमिया काज हो सकती है। एनजी सक्शनिंग, जब एनजी सक्शनिंग तो उस दौरान भी वॉमिटिंग वगैरह काज हो सकती है, तो हाइपोकैलेमिया हो सकती है, ठीक है। क्रोनिक लेक्सेटिव एब्यूज़, जो भी लेक्सेटिव एब्यूज़ हो उन लोगों को भी हाइपोकैलेमिया हो सकती है। एंड पिस्टुलस, चाहे एक बॉडी का पार्ट जो है ना वो दूसरे बॉडी के पार्ट से एबनॉर्मली कनेक्ट हो गए हो, तो उस दौरान भी हाइपोकैलेमिया हो सकती है। रेनल लॉस। अगर रेनल लॉस हो तो उस दौरान क्या होता है, डायूरेटिक ड्रग्स, जो डायूरेटिक ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करे तो उस दौरान यूरिन ज़्यादा हो जाती है और हाइपोकैलेमिया काज हो सकती है। रेनल डिजीज़ की वजह से हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज एसिडोसिस, हीलिंग स्टेज ऑफ सीवियर बर्न, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, क्वेश्चन सिंड्रोम, स्वॉल्विंग, च्यूइंग टोबैको, ये वही वर्ड्स है जो कि ऑलरेडी हम पिछले टॉपिक लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने सही से देख लिया है तो इसमें कोई भी मुश्किल आप लोगों को अब नज़र नहीं आएगी। हेविली परस्पायरिंग, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक केटोएसिडोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक केटोएसिडोसिस विद इंसुलिन एंड ग्लूकोज, जिसका डायबिटिक
केटो एसिडोसिस का पेशेंट हो और उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो इंसुलिन एंड ग्लूकोज के साथ हो रहा है तो उस दौरान भी हाइपोकैलेमिया काज हो सकती है। हाइपोकैलेमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो अगर CNS एंड NMS में हम देख ले तो क्या हो सकती है, एयरली सिम्टम्स आर वैग्स, फटीग हो सकती है, नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, पेरिस्टियासिस हो सकती है यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्वीटिंग हो सकती है, डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं यानी जिसके ज़रिए से जो कि हम परकशन के ज़रिए से मालूम करते हैं तो वो डिमिनिश्ड हो सकते हैं, वो मालूम नहीं होंगे। जनरलाइज मसल वीकनेस, मसल वीकनेस भी हो सकते हैं। अगर रिस्पायरेटरी में हम देख ले जो रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं तो वो भी वीक हो सकते हैं एंड शैलो रिस्पायरेशन हो सकता है। GIT में देख ले तो डिक्रीज बॉल मोबिलिटी, जो बॉल मोबिलिटी है वो भी, मोटिलिटी है तो वो भी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना वो कम हो सकती है, नोरोक्सिया यानी भूख न लगना, नाज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। CVS में अगर हम देख लें तो क्या हो सकती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन यानी वो हाइपोटेंशन जब कोई बैठा हुआ हो और लेटा हुआ हो और उठ जाए तो उस दौरान उसको हाइपोटेंशन हो सकती है। डिस्ट्रेस में भी इसको कहते हैं, यानी कोई लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो और उठ जाए तो उस दौरान उसको चक्कर आना वगैरह महसूस हो सकती है या उसकी सांस बंद हो सकती है। ECG चेंजेस, ECG में जो चेंजेस आती है यानी जो T वेव्स होगी वो बिल्कुल प्लेट होगी ड्यूरिंग हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया कंडीशन में जो T वेव होगी वो बिल्कुल फ्लैट होगी, ठीक है, एंड जो ST सेगमेंट होती है वो डिप्रेस्ड होगी। फुली यूरिया एंड न्यूक्टूरिया हो सकती है यानी रात को यूरिन जल्दी से जल्दी आ जाना। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोकैलेमिया क्या है, तो इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पोटेशियम कंसंट्रेशन फॉल्स मोर के पॉजिटिव मूव फ्रॉम दी ICF यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जब पोटेशियम का लेवल जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे ICF से यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ से तो उस दौरान फॉल हो सकती है पोटेशियम का कंसंट्रेशन। विद द लॉस ऑफ दिस एक्टिन from the cytoplasm, cell become hyperpolarized, a nerve of muscle cell are less excitable. This is reflected in muscles weakness. अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जब ये कीटाइन क्लास बहुत ज़्यादा हो जाए यानी कप के पॉजिटिव जो है ना वो बार बार जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ तो उस दौरान क्या हो सकती है, उस दौरान जो हमारा साइटोप्लाज्मिक सेल होता है तो वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है। जब उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है नर्व एंड मसल सेल आर लेस एक्साइटेबल, तो हमारा जो नर्व एंड मसल सेल है वो लेस एक्साइटेबल हो जाता है। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन मसल वीकनेस, तो ये जो है ना ये मसल वीकनेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो सकती है। लॉस ऑफ मसल स्टोन हो सकता है, डिप्रेस्ड रिफ्लेक्स हो सकते हैं एंड इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट हो सकती है, ठीक है। उस दौरान हाइपरकैलेमिया, अगर अब हाइपरकैलेमिया हो जाए यानी पोटेशियम लेवल जो है ना वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए, जो कि हमारे साथ नॉर्मल लेवल जो है ना वो क्या है लेस दैन 5.6 तक है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे साथ एक क्या कंडीशन हो सकता है, हाइपरकैलेमिक कंडीशन हो सकता है। काजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया, अब इसकी काजेज क्या है, तो इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन हो सकती है, ठीक है। इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन में हमारे साथ क्या आती है, रिनल फेलियर हो गए, ठीक है, तो उसका इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन होता है यानी जो एक्सक्रीशन है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, एडसन्स डिजीज़ हो सकती है एंड कैल्शियम जो पोटेशियम जो लेवल होगा वो क्या होगा, स्पेरिंग डायूरेटिक्स होंगे। शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल इनटू ECF, जो शिफ्टिंग ऑफ पोटेशियम होगी तो वो आउट ऑफ द सेल होगी यानी ECF की तरफ होगी, ठीक है। तो उस दौरान जो हम हाइपो की बात कर रहे थे तो हाइपोकैलेमिया में जो पोटेशियम का शिफ्टिंग होता था तो वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ होता था, अब ये एक्स्ट्रासेलुलर की तरफ होगी। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है एंड रेनल पीरियड में, ठीक है। टिश्यू डैमेज ये भी एक काज हो सकती है हाइपरकैलेमिया की, एक्सटेंसिव बर्न हो गए हो या क्वेश्चन इंजरी हो गई हो या इंटरनल हेमोरेज वगैरह हो गए। एक्सेसिव एंटेक रेपिडली, अगर कोई रेपिडली IV इन्फ्यूजन लगाया हुआ है और वो कंटिन्यूसली उसको जा रहा है पोटेशियम तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, हाइपरकैलेमिया काज हो सकती है।
या अगर एजेड पेशेंट में को ब्लड ट्रांसफ्यूज करे तो उस दौरान भी हाइपरकलीमिया हो सकती है। ब्लड सेल लाइसिस, अगर ब्लड सेल लाइसिस हो गई है यानी जो क्या होता है, जो विनिफैक्चर होता है, सॉरी विनी पंक्चरिंग होते हैं। विनी पंक्चरिंग का क्या मतलब है, यानी ब्लड ट्रैकिंग का तकरीन होता है। अगर वो आपका पुअर हो तो ब्लड सेल की लाइसिस हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकती है और उस दौरान भी हाइपरकलीमिया का हो सकती है। हाइपरकलीमिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अब क्या है, तो उसमें हमारे साथ अगर न्यूरोमस्कुलर की तरफ साइन एंड सिम्टम को देखेंगे तो वैग मसल वीकनेस हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि टू प्लेस्ड पैरालिसिस एंड लेग्स में पैरालिसिस हो सकती है क्योंकि जो पोटेशियम लेवल है वो ज़्यादा हो गई है। एंड लेटर एंड ट्रंक एंड आर्म में भी पैरालाइजेशन लेटर लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। पेरेस्टीजिया ऑफ पेस से बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो सकती है, टंग से भी हो सकती है, ठीक है। टंग को हम देखेंगे एंड फीट एंड हैंड से भी पेरेस्टीजिया हो सकती है। अच्छा, जीआईटी में अगर देख ले तो नाजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल कोलिक्स एंड डायरिया। रेनल में अगर देख ले तो ओलिगोरिया यानी यूरिन जो होगी वो ओलिगोरिया प्रोसेसिंग टू इनूरिया, तो ओलिगोरिया हो सकती है जो कि इनूरिया को प्रोसेस कर रही होगी। सीवीएस में अगर हम देख ले तो क्या हो सकती है, डिसरिथमियास हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, जिसमें हम और ईसीजी में अगर चेंजेस को हम देख ले तो हाई फीक टी वेव, जो टी वेव होती है वो बिल्कुल हाई होगी, फीक्ड पे चले गए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, यानी जो पोटेशियम लेवल है वो ग्रेटर देन 6 हो गया है। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल वाइडन क्यूआरएस, जो क्यूआरएस है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड होगी। लैब फाइंडिंग को अगर हम देख ले तो उसमें जो पोटेशियम की लेवल होती है तो वो ग्रेटर देन 5.5 होगी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरकलीमिया। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरकलीमिया क्या है, तो हाइपरकलीमिया कैसे होती है, इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम लेवल, जो पोटेशियम लेवल है तो वो एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी एक्स्ट्रासेलुलर में इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा ये कि रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन, जिसके रिजल्ट से डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, यानी जो सेल का पोटेंशियल मेम्ब्रेन है उसमें डीपोलराइजेशन अकर हो सकती है। दिस डीपोलराइजेशन ओपन सम voltage gated sodium channel but not enough to generate an action potential। तो ये डिपोलराइजेशन क्या कर देती है, ये ओपन कर देती है सोडियम चैनल के लिए एक वोल्टेज को, ठीक है। जब उसको ओपन कर दे तो वो क्या कर देती है, वो अपना इतना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती कि इसको पोटेंशियली वापस दोबारा से उस पर एक्शन परफॉर्म करे। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल द ओपन सोडियम चैनल इनएक्टिव एंड बिकम रिफ्रैक्टिवली, और कुछ टाइम के बाद यानी शॉर्ट टाइम के बाद क्या हो सकती है, जो सोडियम का लेवल है ये दोबारा से क्या हो सकती है, दोबारा से इनएक्टिव हो जाती है और ये रिफ्रैक्टरी क्या हो सकती है, ये रिफ्रैक्टरी बन जाती है, यानी दोबारा से रिफ्रैक्ट स्टार्ट कर देती है, उस पर रिफ्लेक्ट स्टार्ट कर दी। इंक्रीजिंग द थ्रेशहोल्ड टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो और भी इंक्रीज हो जाता है। दिस लीड टू द एम्पायरमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कार्डियक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन सिस्टम, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में या न्यूरोमस्कुलर या कार्डियक में एम्पायरमेंट यानी डैमेज स्टार्ट हो सकती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। Of most concern is the impairment of cardiac conduction which can result of ventricular fibrillation और एसिस्टोल्स। और ज़्यादातर जो कार्डियक में जो एम्पेयरमेंट आ सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो उसके रिजल्ट में हमारे साथ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकती है एंड कभी कभार एसिस्टोल्स भी हो सकती है, जो कि हमारे साथ क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। अब अगर हम ईसीजी को देखें तो अगर हाइपरकलीमिया हो गई है तो ये आप लोग देख सकते हैं हाइपरकलीमिया के दौरान जो हमारे साथ जो ये QRS है तो ये वाइडन होगी, ठीक है। ये जो टी वेव है तो ये पीक पे चला गया होगा, ये जो ST वेव है तो ये डिप्रेस हो गई होगी एंड PR जो है ना वो बहुत प्रोलॉन्ग इंटरवल में होगी। जबकि अगर आप लोग नॉर्मल को देख ले तो नॉर्मल में इस तरह से सारे व्यूज होते हैं, बिल्कुल एक जगह पे, और सिर्फ R जो है ना वो पीक पे होता है, ठीक है, बाकी ये बिल्कुल
इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं सॉरी नॉर्मल होते हैं। अगर हाइपोकैलेमिया हो गई है तो टी जो है ना वो प्लेटेंट होगी, ठीक है। और अगर हाइपोकैलेमिया में ये भी हो सकता है कि एस टी जो सेगमेंट है वो डिप्रेस्ड होगी, ये नीचे की तरफ डिप्रेस्ड हो गया है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग हाइपर एंड हाइपोकैलेमिया। मोमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। अब अगर रेगुलेशन एंड मोमेंट ऑफ कैल्शियम जो है ना उसको हम कैसे रेगुलेट कर देते हैं और उससे क्या क्या हो सकती है। ये जो कैल्शियम होता है ये हमारे बॉडी के बोन्स में स्टोर हुआ होता है, ठीक है। प्लाज्मा ऑफ बॉडी सेल्स, जो प्लाज्मा ऑफ बॉडी सेल्स है उसमें भी होता है, यानी जो कीटाइन है, ठीक है। 90% इन बोन में होता है एंड 1% ECF में होता है। एंड प्लाज्मा बाइंड टू विद एल्ब्यूमिन, और इसको और ये क्या कर देती है, ये प्लाज्मा को बाइंड कर देती है एल्ब्यूमिन के साथ। नेसेसरी फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, ये बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये कैल्शियम, ठीक है। हार्मोन सिक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी के लिए, कार्डियक कंडक्शन के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए एंड मसल कंट्रक्शन के लिए, सारों कामों के लिए क्या ज़रूरी है, कैल्शियम की रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लेवल क्या होगी कैल्शियम की, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम 4.5 से 5.5 तक है, ठीक है। ये MCQs में आ सकते हैं। रेगुलेशन बाय बोन एब्जॉर्प्शन, और ये रेगुलेशन ज़्यादातर बोन एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। रेगुलेशन ऑफ फॉस्फेट, अगर आप फॉस्फेट की हम बात करें तो बफर एनाइन फाउंड मेनली इन ICF, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं तो उसमें ज़्यादातर बफर एनाइन में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे साथ ज़्यादातर रेगुलेशन ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट होती है, यानी फॉस्फेट की रेगुलेशन उसकी वजह से होती है। असिस्ट इन एसिड बेस बैलेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैल्शियम के साथ होती है। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो तो फॉस्फेट कम होगी, अगर कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट ज़्यादा होगी। हेल्प मेंटेन हेल्थी बोन एंड टीथ, ये भी टीथ एंड बोन को हेल्थी रखती है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को एक्टिव रखती है एंड CHO मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है। एब्जॉर्ब थ्रू GI ट्रैक, GI ट्रैक के ज़रिए से इसको एब्जॉर्ब करते हैं हम। नॉर्मल जो इसका लेवल है तो ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2.5 से लेकर 4.5 तक, और जो कैल्शियम था वो क्या था, 4.5 से 5.5 तक था। रेगुलेटरी बाय डाइटरी इंटेक, डाइटरी इंटेक के ज़रिए से इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। रेनल एक्सक्रीशन के ज़रिए, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन एंड PTH के ज़रिए से इसको हम क्या कर दे सकते हैं, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, अब क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का रेगुलेशन हम कैसे करते हैं। केटाइन होते हैं, यानी इसका जो नॉर्मल वैल्यू होते हैं वो 1.5 से लेकर 2.5 है। ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम एंड क्लोराइड का जो नॉर्मल लेवल क्या है, तो वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। रेगुलेशन बाय डाइटरी रेनल एंड पैराथार्मोन, ठीक है। तो इसका जो रेगुलेशन है वो रेनल एंड पैराथार्मोन के ज़रिए से हम करते हैं। मेजर एनाइन इन ECF, जो मेजर एनाइन है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 95 से 108 होता है। फॉलो सोडियम को फॉलो करती है। अच्छा, रेगुलेटेड बाय डाइटरी इंटेक इन द किडनी एंड डाइटरी इंटेक के ज़रिए से इसको हम रेगुलेट करते हैं। कैल्सीमिया, अगर अब हाइपोकैल्सीमिया हो गई है तो जो कैल्शियम का लेवल है वो लेस देन 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गई है, तो उस दौरान क्या होगी, पैराथार्मोन की डिफिशिएंसी हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है, ठीक है। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन D, जो विटामिन D है उसकी एबनॉर्मली मेटाबॉलिज्म होगी, और ये इसकी जो इंटेक है वो हम इनएडिक्वेट ले रहे हैं, यानी विटामिन D को हम कम ले रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो कैल्शियम कमी है वो आ गई है। लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट से बहुत दूर रहता है बंदा, कभी सनलाइट में बैठा हुआ नहीं है, इस वजह से भी कैल्शियम की कमी या विटामिन D की कमी आ सकती है। मॉल एब्जॉर्बिव डिजीज़, ज़्यादातर मॉल एब्जॉर्बिव डिजीज़ में भी विटामिन D की कमी आ सकती है, यानी कैल्शियम की कमी आ सकती है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, जिसको भी अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो, यानी सिरोसिस वगैरह हो गए हो, क्रोनिक रेनल फेलियर हो, या हाइपोमैग्नीशिया हो गई है, यानी मैग्नीशिया की लेवल कम हो गई है, या ऐसे ड्रग्स इंटेक कर रहे हैं जो कि इफेक्ट कर देती है कैल्शियम पे, हमारी बॉडी के कैल्शियम पे, तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अगर हम CVS यानी कार्डियोकोवैस्कुलर एग्जामिनेशन को अगर हम देख ले तो इसमें ECG की जो एग्ज़ाम होगी तो वो हमारे साथ
जो है ना उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, डिस्रेथीमिया को देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर में हम पेरिस्टीजिया को देखते हैं, यानी एक्सेसिव स्वीटिंग, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स को देखते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस है वो हाइपर एक्टिव है कि नहीं, एंड मसल स्पॉज़म यानी टेटनी को देखते हैं। अच्छा, अगर नर्वस सिस्टम को हम देख ले तो उसमें मूड चेंजेस आ सकती है, अल्टर मूड आ सकती है। ठीक है, चेंजेस आ सकते हैं, कंफ्यूजन में बंदा रहेगा। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अगर हम देख ले तो उसमें डायरिया एंड स्टूल लॉस हो सकती है। ठीक है, एंड जो नेल्स हो गए तो वो ब्रेटल होंगे। आप लोग ये ब्रेटल नेल का पिक्चर गूगल में सर्च कर सकते हैं कि ब्रेटल नेल कैसे होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को बिल्कुल साफली दिखाई देगा कि कैसे ब्रेटल नेल्स होते हैं, उसका पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ है हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया का जो नॉर्मल लेवल होता है, फॉस्फेट का जो नॉर्मल लेवल होता है बॉडी में, तो वो 2.5 से लेकर 5.5 मिली एक्विवेलेंट तक होता है। ठीक है, अगर पेशेंट में हाइपोफॉस्फेटेमिया हो गया है तो इसका मतलब ये है कि 2.5 से भी इसका मकदार लो हो गया है। उसमें क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, तो अगर इंटेक को हम डिक्रीज़ कर ले, ठीक है, फॉस्फेट का इंटेक हम डिक्रीज़ कर ले, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या डिक्रीज़ हो जाए, जो ACA इनटू सेल होता है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल तक अगर फॉस्फेट जो है ना वो शिफ्ट हो जाए या बूंद तक शिफ्ट हो जाए, तो उस दौरान भी हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकती है, या यूरिनरी लॉसेस ज़्यादा हो जाए। इसकी साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ अगर हेमाटोलॉजिकल हम देख ले तो RBC होती है, RBC में देखते हैं, WBC में प्लेटलेट्स इसका जो फंक्शन होता है वो डिसफंक्शन होगा। ठीक है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड लॉन्ग टर्म स्केलेटल इफेक्ट काज हो सकती है। हाइपरफॉस्फेटेमिया को अगर हम देख ले, यानी जो नॉर्मल लेवल होता है 2.5 से लेकर 5.5 तक है, तो अगर 5.5 से इंक्रीज हो गया है अब वो फॉस्फेट का लेवल, तो उस दौरान क्या हो सकती है, डिक्रीज रिनल फॉस्फेट एक्सक्रीशन हो सकती है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ICF टू ECF यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड तक रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो उस दौरान भी हाइपरफॉस्फेटेमिया काज हो सकती है। या अगर फॉस्फेट का लेवल हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर ले या इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो उस दौरान भी हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकती है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। ये लेक्चर हमारे साथ यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब जो फ्लूइड इम्बैलेंस चैप्टर था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए